मित्रों नमस्कार। आज की ज्योतिषीय चर्चा में बात करेंगे उच्च के ग्रहों की। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि मेरी कुंडली में उच्च का ग्रह विराजमान है, लेकिन फिर भी फल नहीं दे रहा है, मेरा सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ ही चल रहा है। तो उच्च के ग्रहों को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है। तो उसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, एक राशि में कोई ग्रह एक निश्चित अंश पर परम उच्च का होता है। तो उस राशि में उस परम उच्च बिंदु तक पहुंचने तक जो दूरी तक वो बैठ जाता है, तो उसी में वो उच्च का फल देता है। और जैसे ही परम उच्च की स्थिति को वो पार करता है, तो धीरे धीरे उसकी उच्च की जो फल देने की क्षमता है वो कम होने लगती है। उदाहरण के लिए सूर्य 10 डिग्री मेष में परमोच्च का होता है। तो जब वह मेष राशि में 1 से 10 डिग्री के बीच में होता है, तो वह बहुत ही अच्छा फल करता है। लेकिन 10 डिग्री के बाद जब वो चला जाता है, तब वो उतना अच्छा फल नहीं करता है। तो जब कोई ग्रह किसी राशि में अपनी उच्च से पहले का जो डिस्टेंस दूरी तय कर रहा होता है, तो उसको आरोहण कहते हैं। और जब वह अपने उच्चांश को पार कर जाता है, तो उसको अवरोहण कहते हैं। तो जब कोई ग्रह आरोहण की स्थिति में रहता है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, किसी बच्चे की शादी होने वाली रहती है, तो 6 महीने पहले से ही परिवार में कितनी प्रसन्नता रहती है, धूमधाम की स्थिति रहती है, पैसे रुपए खर्च होते रहते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होता, नृत्य संगीत चलता रहता है। और वो बच्चा, वो जिसकी शादी होने वाली रहती है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। वो तो अपने सारे रूटीन के काम भी थोड़े टाइम के लिए त्याग देता है और उसकी अलग ही दिनचर्या बन जाती है। खुशियों का ही माहौल चलता है 5-6 महीने, लेकिन फिर शादी हो जाने के बाद सब कुछ दोबारा से रूटीन में आ जाता है। तो उसी तरीके से जब ग्रह आरोहण की स्थिति में होता है, तो उसी तरीके की खुशी प्लैनेट के अंदर होती है। और जब किसी जातक का आरोहण काल के इस स्थिति में जन्म होता है, तो वो जहाँ जन्म लेता है उस परिवार में वही उत्साह, उसके जीवन में वही उमंग, वही तरंग, वही उल्लास, रोज नए नए कुछ न कुछ उपक्रम होते हैं, नई नई आमद होती है, नए नए घर मकान आदि चीज़ों की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से उच्च का ग्रह फल देता है। लेकिन उच्च का ग्रह तभी तक उच्च का फल देता है जब तक वह जो ग्रह है वो अवरोहण की अवस्था में है। जैसे ही वह ग्रह अपने उच्चांश को पार कर आगे बढ़ता है, तो स्थिति फिर नॉर्मल हो जाती है। जैसे होता है ना कि अगर आप कभी गणपति की स्थापना कीजिए या माता रानी की स्थापना कीजिए, आजकल नवरात्रों का मौसम चल रहा है, तो मुझे याद आ रहा है, तो जब माता जी 9 दिनों के बाद माता जी की विदाई होती है या गणपति बप्पा की विदाई होती है, तो जो लोग मूर्ति स्थापित करके रखते हैं ना, वो उनका थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। उसी प्रकार से जब ग्रह अपने परमोच्च को पार करके आगे बढ़ता है, तो सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहता है, लेकिन उसके उत्साह में, उमंग में, तरंग में, खुशियों में थोड़ी सी नरमी आ जाती है। जैसे कि एक हमारे जानने वाले हैं, तो उनकी कुंडली में एकादश भाव में सूर्य मेष राशि का है। तो उनके समझ में यही आता रहा कि मेरा तो सूर्य मेष राशि में है, तो इसको अच्छा फल करना चाहिए, लेकिन अपेक्षित फल उनको कभी नहीं मिला। तो जब मेरे सामने ये मामला आया, तो मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने डिग्री देखी।
तो वो सूर्य जो मेष राशि में बैठा हुआ है वो 29 डिग्री पे बैठा हुआ है। जस्ट एक दिन बाद ही या 2 दिन बाद वो सूर्य 12वें भाव में प्रवेश कर चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से वो उच्च का फल देगा? तो यह चीज़ समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ग्रहों के जो उच्चांश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे परम उच्च का होता है। तो 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक अगर मेष राशि का सूर्य है तो उसको उच्च का माना जाएगा। इसी तरीके से चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है, तो 1 से 3 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। इसी प्रकार से मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च का माना जाता है, तो 1 डिग्री से लेके मकर राशि में 28 डिग्री तक मंगल को उच्च का माना जाएगा। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का होता है, तो बुध को 1 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च का होता है, तो बृहस्पति को 1 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च का होता है, इसलिए शुक्र को 1 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। शनि 20 डिग्री तुला में उच्च का होता है, इसलिए शनि को 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। ये जो मैं डिग्री बता रहा हूँ ये ग्रह का आरोहण काल है। जब ग्रह अपने परमोच्च अंश को पार कर जाता है तब उसका अवरोहण काल आज शुरू हो जाता है। तो उच्च की जो फल हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। अब इसी तरह से नीच के जो ग्रह होते हैं ठीक इनसे विपरीत होते हैं। जहाँ पे ग्रह परमोच्च का होता है इसके ठीक सप्तम भाव में उसी डिग्री पर यानी कि 180 डिग्री सामने उसी अंश पर परम नीच का होता है। जैसे शुक्र 10 डिग्री तुला में परम नीच का होता है और चंद्रमा 3 डिग्री वृश्चिक में परम नीच का होता है। मंगल 28 डिग्री कर्क में नीच का होता है। बुध 15 डिग्री मीन में नीच का होता है। बृहस्पति 5 डिग्री मकर राशि में नीच का होता है। शुक्र 27 डिग्री कन्या राशि में नीच का होता है। शनि 20 डिग्री मेष राशि में नीच का होता है। तो इस तरीके से ग्रहों का आप देख रहे हैं कि अपने उच्च से ठीक 7वें उसी डिग्री पे नीच के हो जाते हैं। राहु और केतु के विषय में बहुत ज़्यादा विद्वानों में मतभेद है, परंतु महर्षि पराशर ने राहु को वृषभ राशि में और केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का माना हुआ है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रह की कुल 7 अवस्थाएं निकल के आएंगी मोटी माटा। तो इसमें सबसे जो बली अवस्था होती है ग्रह की, ग्रह अगर उच्च में है, फिर उसके बाद मूल त्रिकोण में, फिर उसके बाद स्वराशि में, फिर उसके बाद मित्र की राशि में, फिर उसके बाद सम राशि में, फिर उसके बाद शत्रु की राशि में और फिर अंत में नीच राशि में। तो ग्रह जब उच्च का होता है तो सबसे अधिक बली होता है और जब नीच का होता है तो सबसे कम बली होता है। इसमें 1-2 और अवस्थाएं भी आती हैं जिसमें एक दिग्बल भी होता है। अगर ग्रह नीच का भी और दिग्बली है तो भी उसे काफ़ी बल मिल जाता है। तो जैसे कि बुध और बृहस्पति प्रथम भाव में बली होते हैं, सूर्य और मंगल 10वें भाव में बली होते हैं, चंद्रमा और शुक्र 4थे भाव में बली होते हैं और शनि 7वें भाव में बली होता है। तो ये जो होते हैं, ये मैंने जो आपको बताई वो दिग्बल की अवस्थाएं बताई हैं। तो अगर कोई ग्रह नीच का भी है और दिग्बली है तो उसे काफ़ी बल मिल जाता है, और अगर कोई ग्रह उच्च का है और वह दिग्बली हो गया तब तो फिर सोने पे सुहागा, उसी तरीके से उसका फल भी बदल जाता है। मतलब बढ़िया से बहुत बढ़िया, अति उत्तम की कैटेगरी में वो फल पहुंचने लगता है।
तो कुछ ग्रह तो मित्रों ऐसे हैं कि जो जिस राशि में उच्च के होते हैं उसी राशि में मूल त्रिकोण के भी होते हैं, परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनका उच्च की राशि अलग है और मूल त्रिकोण की राशि अलग है। उदाहरण के लिए सूर्य 10 डिग्री मेष में उच्च का होता है, परंतु सिंह में 1 से 10 डिग्री तक उसकी मूल त्रिकोण राशि है और 11 से 20 डिग्री तक उसकी साधारण अवस्था है। इसी प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पे उच्च का है और 4 से 27 डिग्री पर मूल त्रिकोण में है। इसी प्रकार मंगल 28 डिग्री मकर राशि में उच्च का है और मेष राशि में 1 से लेके 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण में है और 13 से लेके और 30 डिग्री तक स्वराशि या स्वक्षेत्री है। इसी प्रकार बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का है, 16 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में है और 21 से 30 डिग्री तक स्वक्षेत्री या स्वराशि का है। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च का है, धनु में 1 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण का है और धनु में ही 11 से लेकर 30 डिग्री तक स्वक्षेत्री है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च का है और तुला राशि में 1 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण का है और 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक उसका स्वक्षेत्र है। इसी प्रकार शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च का है और कुंभ राशि में 1 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का और 21 से 30 डिग्री तक उसका स्वक्षेत्र है। तो मित्रों, जैसे उच्च के ग्रह जैसे जैसे अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचते हैं वैसे वैसे अब बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसी प्रकार अगर कोई ग्रह नीच का है तो हम ये देखते हैं कि नीचत्व से कितना दूर है। अगर वो नीचत्व की तरफ बढ़ रहा है, जैसे सूर्य मान लीजिए कि 10 डिग्री तुला में परम नीच का होता है और वो 5 डिग्री पे पहुंच गया है, तो वो उसको नीच का वो पूरा फल वो दे देगा, क्योंकि इस अवस्था को अवरोहण काल यहाँ पे कहेंगे। जब उच्च की तरफ बढ़ रहा था तो आरोहण कहते थे, यहाँ पे अवरोहण कहेंगे इस स्थिति को। अब मित्रों, नीच के ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है ना, वो उच्च के ग्रहों से ठीक विपरीत होता है। उदाहरण के लिए तुला में 10 डिग्री पर सूर्य परम नीच का है, तो जब पहले मैंने अभी आपको बताया था कि मेष राशि में 10 डिग्री पे सूर्य जब परम उच्च का होता है और 1 से 10 डिग्री के बीच में सूर्य किसी कुंडली में होता है तो वो उसकी क्या होती है, आरोहण अवस्था होती है। परंतु यहाँ पे तुला में अगर कोई ग्रह 1 से 10 डिग्री के बीच में है तो वो इसकी अवरोहण अवस्था है, क्योंकि वह नीचत्व की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी जातक का जन्म होता है तभी उसका सूर्य पूरा नीच का फल देगा। लेकिन यदि 10 डिग्री को पार कर चुका है प्लैनेट तो वो आरोही अवस्था में है, तो फिर वो परम नीच का फल ना देके स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ग्रह प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न हो जाता है? क्योंकि जो आग की दरिया था वो पार कर चुका है, उसका सबसे बुरा समय निकल चुका है। अब उसे पता है कि मुझे अब इससे बेहतर ही जाना है, तो ग्रह इस समय प्रसन्न अवस्था में होता है तो थोड़ी स्थिति अच्छी होती है। और जैसी ग्रह की स्थिति होती है एग्जैक्ट वही स्थिति जातक के घर परिवार और परिस्थिति में भी देखने को मिलती है। और मित्रों, एक बात आपसे और कहनी थी, मैं कहना भूल जाता हूँ और आप करना भूल जाते हैं। तो मैं अपने सारे वीडियो में मेरी आदत है ना कि मैं ये बोलना भूल जाता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो आज मैं याद करके आया था कि आप लोगों से बोलूँगा ज़रूर कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें आप बता भी सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, जिससे हम उत्तरोत्तर
अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें, जिसमें ज्ञान भी हो और ज्योतिष की अच्छी समझ भी हो, जिससे कि आप अपने बारे में या किसी और के बारे में कुंडलियों का आकलन कर सके। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।